यहाँ पे हर एसएमई एक कहानी है। काफ़ी सारे हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो छोटे एमएसएमई स्टेटस से आज वो एसएमई तक कन्वर्ट हो गए। किसी की 5-10 करोड़ की टर्नओवर होगी तो वो शायद 80-90 करोड़ तक हो गई है। 10-20-50 करोड़ की टर्नओवर वाले कस्टमर्स कुछ ऐसे भी हैं जब हम जानते हैं जो 500 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर वाले हो गए। डिजिटल इंडिया में जो इतनी हमारी प्रोग्रेस हुई, एसएमईज इसका फायदा उठा पा रहे? 100%। आई थिंक फेस ऑफ इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स पूरा बदल गया है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में एमएसएमईज की जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो एसएमईज हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपके मुताबिक क्या है? सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आजकल एक होड़ लगी है सबकी लोन लेने में और बीएनपीएल जैसे एक टर्म्स आ गए हैं, बाय नाउ पे लेटर। लेकिन ये तो बात है हम इंडिविजुअल्स की, लेकिन भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, जो एसएमईज हैं, उनके लिए भी अब कैपिटल के कई विकल्प खुल चुके हैं। लोन्स, अच्छे लोन्स भी होते हैं और कई बार अगर आप बिना सोचे समझे लोन पे लोन लेते रहते हैं तो वो दिक्कत भी कॉज कर सकते हैं आपको। इस पूरे लोन लेंडिंग के टॉपिक पर आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक इंसान जिनको मैं आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन उनकी एक मैंने पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने एक इतनी अहम बात बताई अपने यंगर डेज की कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया और आज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है गोदरेज फाइनेंस के। और इससे पहले बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, सब में काम किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। पंकज गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए पंकज। थैंक यू सो मच। जैसे मैंने कहा उस दिन जब आपकी मैंने पोस्ट देखी कि आप किस तरह से पीसीओ संभालते थे जी, तो मेरे मन में तो लगा कि इसकी एक पिक्चर बननी चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट कर दिया। सो काइंड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। और बातों बातों में पता चला कि आप और मैं एक ही शहर में काफ़ी समय बिताया। आप तो पठानकोट के हैं। जी पहले बात कर लेते हैं लोन्स के बारे में जी। फिर कई सवाल हैं, कहीं जी, काफ़ी रिसर्च किया आपके बारे में मैंने। तो जो एसएमईज हैं उनके लिए आपने निर्माण, गोदरेज निर्माण प्लेटफॉर्म खोला। जी जी। और जैसे गोदरेज ग्रुप के बारे में आप अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि ये भारत की प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है जी। एसएमईज को आज कैपिटल की कम से कम प्रॉब्लम नहीं है आपके मुताबिक? मिल रहा है कैपिटल? देखिए, प्रॉब्लम तो है और जो गैप है, क्रेडिट का गैप, क्रेडिट नीड का गैप और सप्लाई का गैप, वो गैप तो बड़ा है। पर ज़रूरत है समझने की एमएसएमई में छोटे दुकानदारों को, बड़े बिजनेसमैन को, और इस नीड को प्रॉपरली, क्योंकि जो रीच हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान का जो तरीका है सर्विस करने का कस्टमर्स को, ये थोड़ा अलग है दुनिया से, क्योंकि डाइवर्सिटी हिंदुस्तान की अलग है, स्टेट्स अलग हैं, भाषा अलग है, लीगल प्रॉपर्टीज़ के नुआंसेस अलग हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोन देने के लिए आपको सीखनी पड़ेंगी एज ए कंपनी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हिंदुस्तान में बिजनेस करना चाहती है तो एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। तो हमारा गोदरेज में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि ऑब्जेक्टिव में ये होना चाहिए कि आप बिजनेस जो चलाना चाहते हैं उस बिजनेस का कोई पर्पस है कि नहीं। तो जो पर्पस है हमारा बिजनेस का एज ए कंपनी, वो पर्पस यही है कि हम नेशन बिल्डिंग बिजनेसेस में ही अपना फ्यूचर देखते हैं। एंड मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जहाँ हमारी सारी कंपनीज, चाहे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे गोदरेज इंडस्ट्रीज में गोदरेज केमिकल्स हो, या फिर गोदरेज कंज्यूमर है और एग्रोवेट है, सारी कंपनीज जो है नेशन बिल्डिंग में हेल्प कर रही हैं। और गोदरेज फाइनेंस एमएसएमई में जो ये गैप है, क्रेडिट गैप, इसको पूरा करने के लिए धीरे धीरे, आई थिंक अभी हमें करीबन 5 साल हो गए हैं
9 नवंबर को हम 5 साल अपने सेलिब्रेट करेंगे और अगले 5 साल का स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो इसमें हमें लगता है कि हम देश में डीप भी जाएंगे और MSMEs को निर्माण के थ्रू एजुकेट भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। कैसे? सो लोन देना एक बात, लोन तो आप दे ही देंगे, पर लोन के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि MSMEs को जो एजुकेशन है, सपोर्ट है, जिसमें हम खर्चा उठा रहे हैं, तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं MSMEs को। हम उनको कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं निर्माण में विच हैव गॉट नथिंग टू डू विद लोन्स। वो अलग है, कॉन्सियर्ज सर्विसेज बोलिए, लॉजिस्टिक सर्विसेज बोलिए, ट्रांसपोर्टेशन, सो काफ़ी सारी चीज़ों में हम उनको कंसल्टेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अमेजोन ग्लोबल सेलिंग प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी सारी सर्विसेज उनको एक्सेस दिलाते हैं। तो उससे क्या है, MSMEs को ये बिलीव होता है दैट गोदरेज ग्रुप की जो कंपनियां सिर्फ लोन ही नहीं दे रही, ये हमारी ग्रोथ में भी इंटरेस्टेड है। तो हम MSME की ग्रोथ में इंटरेस्टेड है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में MSMEs की जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें लगता है कि हम उसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से पर्पस ड्रिवन बिजनेस बना रहे हैं। और ये जो आप स्पेस में हैं, ये कितनी बेहतरीन स्पेस है, क्योंकि यहाँ पे हर SME एक कहानी है। जी जी जी। और आपने कई जगहों आप गए होंगे, छोटे शहरों में, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, दुकानदार हो, सबकी एक कहानी है जी। और एस्पिरेशन है कि मैं यहाँ से और आगे कैसे बढ़ूँ जी। तो मतलब वो संतुष्टि आती है आप में कि जब एक छोटे, कोई उदाहरण दीजिए कि कोई छोटा, एक 5 साल आपने कहा से आप ये कर रहे हैं जी जी, जहाँ पे ऐसा लगा आपको कि मैंने इनकी मदद की, लोन तो दिया लेकिन बाकी चीज़ें भी हेल्प की। जी और जी, एक्चुअली नॉट ओनली 5 साल, SME में तो मैं हाँ, करीबन पहले 20 से साल भी से हैं। हूँ। जी बिल्कुल। तो 5 साल में तो डेफिनेटली हम कर ही रहे हैं, लेकिन करीबन 20 साल में हज़ारों कस्टमर्स के साथ मैं मिला हूँ, दिल्ली में मिला हूँ, बाकी सारे शहरों में जनरली जब मिलने चले जाते हैं तो काफ़ी सारे हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो छोटे MSME स्टेटस से आज वो SME तक कन्वर्ट हो गए, छोटा बिजनेस। एंड कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे किसी की 5-10 करोड़ की टर्नओवर होगी तो वो शायद 80-90 करोड़ तक हो गई है। 10-20-50 करोड़ की टर्नओवर वाले कस्टमर्स कुछ ऐसे भी हैं जब हम जानते हैं जो 500 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वाले हो गए। एंड काफ़ी सारे बहुत छोटे कस्टमर्स भी हैं जो दुकानदार कस्टमर्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया है क्रेडिट में और उनका बिजनेस अच्छे से चल रहा है। कुछ लोग तो हमें ऐसा भी बोलने लगे बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम आई हैव वर्कड इन पास्ट ऑल्सो एंड नाउ इन गोदरेज ऑल्सो, कि आपके पैसे से हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ा है। उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि हमारी जो कंपनी की कमाई है, जैसे नाम रेपुटेशन काफ़ी अच्छी है, तो कस्टमर को भी पता है कि ये ईमानदारी से पैसे कमाए हुए हैं ग्रुप ने और ये पैसा जो है हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए काम आता है। और हिंदुस्तान में लोग मानते हैं इस बात को कि अगर अच्छे से कमाई करी हो तो वो आगे प्रॉस्पेरिटी लाती है। जो SMEs हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत आपके मुताबिक क्या लगती है जब आप मिलते हैं उनसे? सबसे पहली जो हमें लगता है दिक्कत है SMEs को और MSMEs को, सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि उनको पूरी जानकारी होना कि लोन्स जो हैं वो उनको कैसे मिल सकता है, किस कोलैटरल पे मिल सकता है, उसके लिए क्या उनको करना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े, टैक्स पेमेंट्स प्रॉपर फाइलिंग करनी चाहिए, हर चीज़ उनको एक आई थिंक पूरी जानकारी चाहिए। उसके लिए सबको, चैनल पार्टनर्स हैं बीच में, पूरी वैल्यू चेन होती है, पूरी चेन को एजुकेट और करना पड़ेगा अक्रॉस द कंट्री। बड़े शहरों में तो लोन मिल ही जाता है, बड़े शहरों में तो हर कंपनी खुशी से चली जाती है, पर जब छोटे शहरों में जाते हैं तो आई थिंक उनको और नॉलेज देनी पड़ेगी। पहला वो दिक्कत है। आई थिंक एक और दिक्कत है कि उनको द स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस बढ़ाना, जिससे कि लॉन्जिविटी बढ़े। जैसे कि बिजनेस में आप एक प्रोफेशनल को भी लाइए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर MSME प्रोफेशनल्स को बिजनेस में लाएंगे, और थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में MBAs जो हैं वो हर कोई बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है, और जब आप एक MSME में या स्मॉल इंटरप्राइज में काम करेंगे, एक तो SMEs काम करने दें, दूसरा यंग जनरेशन काम करे, तो फिर बिजनेस 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना भी बढ़ सकता है। तो वो इंडिया में आई थिंक थोड़ा थोड़ा और एजुकेशन, थोड़ा थोड़ा और ये बताते हैं आप उनको जब मिलते हैं? हम बताते हैं, लेकिन उतना ही
डिस्कशन करते हैं, जितना वो उसके लिए तैयार। जितना उसके लिए तैयार। प्लस ये तो अल्टीमेटली हर बिजनेस का अपना अपना व्यू पॉइंट है। किसी को बिजनेस बढ़ाना है, किसी के पास फैमिली मेंबर्स हैं, वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। किसी को बिजनेस नहीं बढ़ाना है, अकेले हैं तो फैमिली आगे नहीं है या फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है। सो ये तो हर बिजनेस का अलग अलग है। लेकिन अगर जहाँ पे भी सक्सेशन प्लान प्रॉपर है फैमिली का, फिर भी फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। तो वो आई थिंक अगर एसएमईज में भी थोड़ा और होगा तो इंडिया ग्लोबल स्केल पे बहुत अच्छा करेगा अगले 10 साल में, 15 साल में, ऐसा मेरा मानना है। ये जो डिजिटल इंडिया में जो इतनी हमारी प्रोग्रेस हुई है, क्या एसएमईज इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? 100%। आई थिंक फेस ऑफ इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर्स पूरा बदल गया है। और ये जैम की वजह से, जनधन आधार और मोबाइल की वजह से, प्लस जो हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया है हर तरफ। ये जो डेटा एक्सेस है और अवेलेबिलिटी है डेटा की, हमारे को अवेलेबिलिटी है और इकोसिस्टम ऐसा बन गया है। आई थिंक हमें अपनी गवर्नमेंट का काफ़ी थैंक्स करना चाहिए, आरबीआई का बहुत थैंक्स करना चाहिए कि आरबीआई ने गवर्न करा है एंड वर्ल्ड का बेस्ट रेगुलेटर है आरबीआई। और उसके साथ साथ हमारे कंट्री का जो आई थिंक गवर्नमेंट का जो फोकस है और बिलीफ है कि हिंदुस्तान डिजिटल बन सकता है, वो बन गया है मेरे हिसाब से। और 5-7 साल में एवोल्यूशन होगा और सारी इंफॉर्मेशन बैंकर्स के पास अवेलेबल होगी कि कस्टमर जो है किस स्थिति में है, तो फिर लोन देना आसान होता है। और लोन आसान होगा, जल्दी होगा, तो कैपिटल डिप्लॉय होगी और लोन्स और होंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है अच्छा हो सकता है और अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत खासकर छोटे शहरों के जो कारोबारी हैं उनको होती रही है वो ये है कि ट्रेडिशनली लेंडिंग जो होती थी वो एस्टेब्लिश्ड कंपनियों को होती थी, जब तक वो ऑलरेडी थोड़ी बड़ी हो जाती थी। जी अब एक स्टार्टअप वर्ल्ड है जहाँ पे शुरुआत से आपको वेंचर जी, फंडिंग मिल रही है। जी लेकिन जो एसएमईज थे उनकी प्रॉब्लम ये थी कि हम अगर जाते भी लोन लेने, या अगर मेरे पास एक दुकान थी और मैं 6 और दुकानें खोलना चाहती जी, थी जी तो मुझे लोन ही नहीं मिलता, जी जी क्योंकि वो कहते थे कि आपके पास क्या है देने के लिए। जी जी तो आज क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजी, डेटा, ये सब आप करते ही जी, होंगे अपने जी, सिस्टम में, जी। न्यू एज कंपनी है आपकी जी। और करते रहे हैं, इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर रहे हैं? देखिए एमएसएमईज का जो आई मीन द क्वेश्चन ऑन लार्ज लेवल इज, सबसे पहला इंटेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंटेंट ऑफ एमएसएमईज को आपस में ओवरऑल मैरी करना पड़ेगा, जो काफ़ी डिस्टेंस कवर हो गया है। जो एमएसएमईज की रिक्वायरमेंट है और जो कंपनीज के रिक्वायरमेंट में, उसमें एक छोटा सा डिफरेंस रह जाता है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं कि हम अगर पैसा दें तो उस पर रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट बिहेवियर आप दिखाएं। और उससे मतलब सिर्फ यही है कि हम आपको समय पे पैसा देते हैं, आप अपना पैसा इस्तेमाल करिए और जो किस्त है वो टाइम पे। ये मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन जो अनआंसर्ड रह जाता है। तो हम अगर वो एक बैलेंस, एक विश्वास आपस में इंस्टीट्यूशंस का और कस्टमर्स का बन जाता है, आई थिंक उसके बाद फिर रास्ता बहुत आसान है। ये बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। जो आज से 20 साल पहले एजुकेशन थी इंडिया में और आज है, आई थिंक बहुत फ़र्क है। आज विश्वास, इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आज इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत ज़्यादा है। हर इंसान चैट जीपीटी कर सकता है, गूगल कर सकता है, तो उनको पता है क्रेडिट बिहेवियर क्या है। अच्छा क्रेडिट दिखाएंगे तो और क्रेडिट मिलेगा, अच्छा क्रेडिट नहीं दिखाएंगे तो और क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ चैलेंजेस रह जाते हैं, उसके लिए फिर हमें सारा दिन काम करना पड़ता है। उसके लिए तो हम करते हैं काम। आपने कई इनोवेशंस की, डिज़ाइन और ईएमआई, फ्लेक्सी फंड्स जो एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह आप प्रोवाइड करते हैं, जी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं ऑन द फेस ऑफ इट, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि वन साइज फिट नहीं करता सब लोगों को। जी जी कोई कह सकता है कि मेरे पास पहले 6 महीने में शायद मैं ना दे पाऊँ, उसके बाद दे पाऊँ, तो लेकिन हमारा सिस्टम जो है वो एक फिक्स्ड ईएमआई पे चलता है। जी तो ये जो बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये मेरी जो जर्नी रही है, तो मैं हमेशा से ये सोचता रहा कि जब हम जूनियर्स थे, जब काम करते आ रहे थे, जब कस्टमर्स के साथ मिल रहे थे ग्राउंड पे, तो उनका नीड क्या है। और धीरे धीरे फिर समझ आ जाता है आपको, जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाने लग जाते हैं, कि सबसे पहले कस्टमर का नीड देखिए। तो हमने जब कस्टमर्स की नीड देखी
और कस्टमर की नीड के हिसाब से काम करना शुरू किया, तो हमें समझ आया कि सिर्फ एक लोन देना या सिर्फ एक नई कंपनी बना के उसको डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बना देना, फिर पूरा सिस्टम बना देना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फिर हमने कस्टमर्स की जब बात समझी, हमने एनालिसिस किया, रिसर्च करी, थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व किया, समझा कि कस्टमर को क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सैलरीड होम लोन कस्टमर को क्या चाहिए, उसको चाहिए एक विजिबिलिटी कि मेरा जब तक किराया जा रहा है और मैं घर खरीद रहा हूँ, तो उसमें मेरी एक विजिबिलिटी आप 4 साल की दे दीजिए कि मेरी EMI हर 2 महीने में नहीं बढ़ेगी। बिकॉज बिल्डर की जब फ्लोर्स बढ़ते हैं तो हर फ्लोर पे वो 1 महीने में बढ़े, 2 महीने में बढ़े तो EMI बढ़ जाती है। तो जब खर्चा जो है महीने का स्टैटिक है, पता है कितना खर्चा, और EMI बीच में आ जाती है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने वो बात समझी। फिर हमने MSMEs की ये बात समझी कि अगर दिवाली वाले महीने में उनको ज़्यादा पैसा चाहिए, EMI उस महीने में अगर उनको पेमेंट करनी है, तो अगर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना है, EMI ना पे करें, इंटरेस्ट सिर्फ पे करें, तो उसके लिए भी हमने फ्लेक्सी फंड्स बनाए। और हमने काफ़ी और सारी चीज़ें करी है। एक हमने बिज रिवॉर्ड्स करके फ्रेमवर्क बनाया है। उसमें क्या है कि अगर कस्टमर टाइम पे EMI देता है तो उसको हम बोनस पॉइंट्स वगैरह देते हैं, जिससे कि अच्छा बिहेवियर एनकरेज होता है। तो और वो उससे क्या मिलता है? उससे वो अपना कुछ भी ले सकते हैं। जैसे रिवॉर्ड पॉइंट से वो अपना एक ऑनलाइन एक्सेस करके कुछ खरीद सकते हैं। उनको बेटर चैनल पार्टनर्स के लिए भी हमने शुरू किया है। तो हमारा इकोसिस्टम में इनोवेशन का हमने कोर रखा है कि जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे तो हम सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, हम वो भी देंगे जो कंपटीशन में अवेलेबल है, वो भी देंगे जो नहीं अवेलेबल है, और जो पेन पॉइंट्स हैं MSMEs के उनको हम दूर करें। जैसे पूरा डिजिटल है हमारा स्टैक, तो पूरा डिजिटल है, जल्दी से जल्दी हम करते हैं, तो हम इंडस्ट्री बेस्ट हैं उसमें, ऐसा हमें। आप पर्सनल लोन्स भी देते हैं? नहीं, अभी नहीं। नहीं, प्लान है? प्लान है। ये जो आजकल BNPL चल रहा है, जी जी, इस पे आपकी क्या राय है? BNPL एक अच्छा, मैं फिर से वही बोलूंगा, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी, ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। जैसे हम चला रहे हैं कि टारगेट सेगमेंट अच्छा चुनिए, अच्छे से बात करिए कस्टमर्स के साथ, अच्छे से एजुकेट करिए, और प्रोडक्ट कोई भी खराब नहीं होता। इट्स लाइक अगर बिहेवियर अच्छा होगा तो कस्टमर का भी बिहेवियर अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज होती है और ज़्यादा। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं, जैसे कि कोई एडवर्टिजमेंट है, उसमें MRP या कॉस्ट ही प्रोडक्ट की नहीं है, सिर्फ EMI आती है। लोग, खासकर यंग लोग, बिना ये सोचे समझे कि ये लोन है, इसको चुकाना है, जी जी जी, एक EMI का छोटा नंबर देख के उसे ले लेते हैं। जी, उस पे पूछ रहा हूँ। वो अच्छा है कि लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर अफोर्डेबिलिटी बनती है और नीड है तो लेना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी बनती है, नीड नहीं है, तो शौक के लिए नहीं लेना चाहिए सिर्फ। लेकिन हर उधार को चुकाना भी पड़ता है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरत चुकाई जाती है टाइम पे, लेकिन शौक जो है, अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया, वो मेरी सलाह नहीं है। ज़रूरत जितनी मेरा है पॉइंट उतना था ही कि लीजिए। कई बार यंग लोग समझते भी नहीं है कि अगर मैंने एक प्रोडक्ट लिया, उसके लिए X EMI आज दे दी जी, तो मुझे इवेंचुअली कितना देना है, कितने साल तक देना है, वो सब नहीं आता उनके सामने। वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वो बोरोवर को भी चाहिए और वो कंपनी को भी चाहिए कि क्लैरिटी दे। बोरोवर को भी चाहिए कि देख सुन के समझ के अपनी कैपेसिटी देख के डिसीजन ले। उसके बाद टाइम अच्छा रहता है, खराब रहता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए डिसीजन कि आप ले रहे हैं कोई प्रोडक्ट, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको ऑफकोर्स चुकाना तो है ही, आई मीन फ्री तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और अगर ये ठीक से आप नहीं समझेंगे या एफर्ट नहीं करेंगे, तो तभी तो ये सारी जो मुश्किलें और मुसीबत, जी, क्योंकि आप भी एक छोटे शहर से आते हैं, जी, मैं भी छोटे शहर से आता हूँ, हमें तो यही सिखाया था कि आपकी जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारें। बिल्कुल ठीक है। ये मैं इसको रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बोल रहा हूँ बस, कि ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में आती हैं। कि अगर बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल होगा कंज्यूमर का, बोरोवर का और कंपनी का भी, दोनों तरफ से, तो मेरे ख्याल से फिर दिक्कत ज़्यादा नहीं आती। SME के अलावा कौन से एरियाज हैं आपके फोकस के? जी, लार्जली हम SME करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं SME में, तो
प्रोडक्ट्स सिक्योर्ड हैं और अनसिक्योर्ड हैं। तो सिक्योर्ड में हमारी अलग अलग लाइन है, तो उसमें रेंज बहुत ज़्यादा है। शॉपकीपर से लेके हम लार्ज एसएमई तक करते हैं। हम अनसिक्योर्ड एसेट्स भी करते हैं, वो जल्दी हो जाता है। किसी के पास अगर कोलैटरल नहीं है तो फिर हम दे सकते हैं, उधर भी लोन दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो कैश फ्लो पे होता है, तो जितनी आमदनी है उसका हिसाब लगाते हैं। वो सारा डिजिटल है, एआई और एमएल यूज़ करते हैं हम उसको। अच्छा, एआई ऑलरेडी यूज़ करने लग गए? जी, ऑलरेडी यूज़ करने लगे। इससे क्या बदलाव और आ सकता है आपके मुताबिक? स्पीड बढ़ सकती है, एक्यूरेसी बढ़ सकती है, और जो लोग कस्टमर है उसकी भी पूरी चिट्ठी आपके सामने आ जाती। सब कुछ। तो पहले भी, एआई से पहले भी डिजिटल यूज़ हो रहा था, फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे थे। एआई ने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कॉल सेंटर में हमारा ऑफिसर कैसे बात कर रहा है कस्टमर से, पहले पता नहीं है कि कैसे बात कर रहे हैं, तो एआई के माध्यम से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ कॉल क्या है। और एक दो कॉल्स को तो आप बैठ के भी चेक कर सकते हो, लेकिन हज़ारों कॉल्स को चेक करने के लिए एआई इज रियली हेल्पिंग अस नाउ। आपने अपना करियर पेंट इंडस्ट्री में शुरू किया। जी। एशियन पेंट्स, एक्सो नोबल, दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। वहाँ से फाइनेंस में कैसे पहुँच गया? ये बड़ा अच्छा आपने पूछा सवाल। तो मेरा शुरू से थोड़ा ये था कि मैं ग्रो करना चाहता था अपनी लाइफ में, थोड़ा अच्छा करना चाहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि पेंट में 3 साल 4 साल मैंने रिलेशनशिप मैनेजमेंट सीखी, कि कैसे दुकानदारों से बात करते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट अकाउंट्स करते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ग्रोथ ज़्यादा है और इंडिया पूरी तरह से डेवलप नहीं था, जो मेरे करियर के लिए चीज़ काम कर गई। क्योंकि मैंने बैंक्स में जाके जब देखा कि इंडिया में और प्रोग्रेस हो सकती है, तो इंडिया में प्राइवेट बैंकिंग तभी थी नहीं जब मैं आया 2004 में। तो 21 साल पहले आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक नहीं थे। तो एचडीएफसी ने मुझे मौका दिया काम करने का, एचडीएफसी बैंक ने। और एचडीएफसी बैंक तब सिर्फ 300 350 ब्रांचेस थी एचडीएफसी बैंक। तो आज 9000 ब्रांचेस हैं। तो पिछले 22 साल से बैंक तरक्की कर, तो मैंने भी उधर से शुरू किया। फिर काम करते करते मुझे समझ आया कि सीखना चाहिए, ज़िंदगी का मंत्र। तो मैंने सीख लिया किसी तरीके, काफ़ी सालों में सीखा। लेकिन मेरा एक मानना है कि लर्न मोर, अर्न मोर, ग्रो मोर एंड सेलिब्रेट मोर। ज़िंदगी इन 4 वर्ड्स के अराउंड ही घूमती है। अगर आप लर्न मोर करेंगे, अच्छा बिहेवियर लर्न करेंगे और थोड़ी पढ़ाई करेंगे, जो कि मैंने साथ साथ करी अपने करियर में, तो उससे आप क्रेडिबिलिटी अर्न मोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स पैसे भी कमाएंगे, लेकिन क्रेडिबिलिटी आपकी बनेगी। फिर आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आपको हर लेवल पे कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ अपना भी देखना पड़ेगा कि आपका सोच कैसा है, आप कैसे दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। वो करते करते आज मैं इतनी कॉमन सेंस यूज़ करता हूँ कि अगर कोई भी काम नहीं हो रहा, हज़ारों लोग हमारी कंपनी में काम करते हैं, तो आप लर्न मोर करिए और क्रेडिबिलिटी अर्न करिए, अपने माइंड में ग्रो करिए। एंड फाइनली गोदरेज में तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये, सेलिब्रेट मोर करिए अपनी ज़िंदगी को। कैसे? आप कैसे करते हैं? तो जैसे मैं काफ़ी साल, 20-25 साल मैं लेके नहीं गया कभी फैमिली को, अब इन छुट्टियों पे। वर्कहॉलिक है? पहले बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा बैलेंस हो गया है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सांस भी लेनी चाहिए। क्या बैलेंस करते हैं आप? चाय नहीं पी रहे, गर्म पानी पी रहे? मैं योगा करता हूँ सुबह। ये क्या सेलिब्रेशन हो? सुबह योगा करता हूँ, उससे मेरा सारा दिन एनर्जी से चलता है। शाम को 1-1.25 घंटा वॉक करता हूँ और खाना अच्छा खाता हूँ, घर का खाता हूँ। सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल। एक चीज़ मैं आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ पंकज, जो मैंने शायद किसी और सीईओ में नहीं देखी है बात। कांस्टेंट लर्नर हैं आप। जी। आपने ग्रेजुएशन की ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स। जी। उसके बाद कैसे ना कैसे आप बिजनेस की दुनिया में आ गए। आपने कहा मुझे पहले कि आपकी फैमिली भी बिजनेस की है, तो थोड़ी बहुत तो रुचि बन जाती है। जी। लेकिन फिर मैं देख रहा था कि अलोंग द वे आप पढ़ते गए। जी।
नॉर्मली क्या होता है, आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर जाके एमबीए करते हैं, अपनी जो पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म, फिर नौकरी। जी लेकिन आपने आईआईएम कैलकटा से कोर्स कर लिया, आपने वॉर्टन से कोर्स कर लिया, और सीखना बंद नहीं किया आपने पढ़ाई। जी। ये मुश्किल काम है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जितना बचपन में पढ़ लिया, या अब नौकरी है, अब छोड़ दो यार। मतलब जी। एक बाद में आप बहुत सीनियर हो गए कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कोर्स कर लिया, वो अलग बात। जी जी जी। तो ये भी सिंपल है, पढ़ाकू किस्म के इंसान है। नहीं ये भी बहुत सिंपल है, तो इसको मैं सिंपल करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर 1990 में 92 में मैं जब दुकान पे जाता था, मेरे फादर जो हैं टेलर हैं, ग्रैंडफादर भी टेलर, तो वो उर्दू जानते थे। 1990-92 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो हिंदी सीखना चाहते थे, लिखना और पढ़ना दोनों, तो उनको नहीं आती थी। तो उन्होंने मेरे को बुला के दुकान पे कई बार बिठा के बोलते थे, वो मेरे को ऐसा सिंपल जिसको बोलते ना, मेरे को पढ़ के बता क्या लिखा हुआ है। और वो पेन और पेपर लेके वो लिखते थे कि हिंदी में कैसे लिखा जाता है। उर्दू मेरे को बताते थे, उर्दू में ये लिखा हुआ है, तो हिंदी में कैसे लिखा है। तो उन्होंने 2-3 साल एफर्ट मारा लर्न मोर पे, तो उन्होंने हिंदी सीख ली 80 साल की एज में, शायद 82 साल की एज में उन्होंने हिंदी सीख ली। तो थोड़ा मेरे को वहाँ से प्रेरणा आई। और मैं जिनकी दुकान पे काम करता था, जिस शॉप पे मैं काम करता था, 5 साल मैंने काम किया 1996 से लेकर 2001 तक, ग्रेजुएशन भी करी है उस दौरान। वो अंकल, मुझे सरदार कुलदीप सिंह उनका नाम, तो वो मेरे को हमेशा बोलते थे, बेटा तू पढ़ते ज़रूर रहना। तो कुछ एग्जाम्पल्स देते थे वो मेरे को। मर्चेंट नेवी में 40 साल तक थे। तो मेरे दिमाग में कहीं बचपन से ही फादर की लर्निंग, मेहनत करो ईमानदारी से, पर सीखते रहो, तो दिमाग में था। तो मैं काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा इस मामले में कि मुझे 15 साल की उम्र से काम करना पड़ा। ऐसा मुझे पहले लगता था, अभी तो नहीं लगता। बट क्यों ऐसा हुआ? ऐसा लगता था कि पिताजी को सपोर्ट की ज़रूरत थी। अच्छा। घर पे तो कहते काम करेगा तो कॉलेज की फीस निकाल पाएगा, भाई बहन को हेल्प कर पाएगा। तो मैंने हेल्प करी। फिर दुकान पे जब 5 बजे से 10 बजे तक और शाम को 5 से रात के 12 बजे तक मुझे बैठना पड़ता था, तो मुझे 450 रुपये मिलते थे महीने। उन दिनों ने, उन 5 सालों ने मुझे काफ़ी पुश किया कि ज़िंदगी बहुत बड़ी मुश्किल है। जो एक नॉर्मल इंसान ग्रेजुएशन और MBA करके थोड़ा सीख पाता है, कुछ नहीं सीख पाते। और मैं ये बात सीख गया कि ये मुश्किल है, ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल है, पर इसको आसान बनाया जा सकता है। तो मुझे लोग एम्प्लॉय नहीं समझते थे दुकान पे, मुझे मालिक ही समझते थे। तो क्योंकि मैं नौकर की तरह काम नहीं कर सकता, मतलब मुझे ऐसा शुरू से ही लगता था कि मालिक बन के ही काम करा जा सकता है। तो वो 5 साल काफ़ी अच्छे चले। फिर एशियन पेंट्स ने मुझे मौका दिया, इंडिया की बेहतरीन कंपनी है, और मेरी एज 19 साल 6 महीने तब थी जब मैं ज्वाइन किया, यंगेस्ट एम्प्लॉय था। तो मैंने काफ़ी अच्छा, मेरा MBA एशियन पेंट्स ने करवा दिया एक तरीके से। और घर पे तंगी थी तो MBA नहीं कर सकते थे किसी तरीके, लेकिन मन में ये था कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मौका कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आई थिंक आई बिलीव इन गॉड फुली। मौका मिलता गया। मेरे को जब भी प्रमोशन की बारी आई तो मैंने पढ़ाई मांग ली, मैंने पैसे नहीं मांगे। तो पढ़ के, कुछ लोग पढ़ के भूल जाते हैं, मुझे भूलता नहीं है, मुझे याद रह जाता है कि, और साथ में शायद काम करते करते पढ़ा। तो हर 5-6 साल में मैंने अपना जो चिप्स हैं अपग्रेड कर लिए थोड़ा। तो वो करते 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 आज लास्ट ईयर मैं यूनाइटेड स्टेट्स गया था 2 बार। तो एडवांस मैनेजमेंट करके वहाँ थोड़ा समझ आया कंपनी और अच्छे से कैसे चला सकते हैं। बहुत बढ़िया बात। तो ये जर्नी है मेरी। ये एक ऐसी जर्नी है जो मुझे कोई शक नहीं है कि आप बहुत आगे जाएंगे, और अब तो ऑलरेडी टॉप पे हैं, उससे भी और जाएंगे आगे। ये जो काम किया आपने 5 साल, ये थी वो PCO वाली स्टोरी जो पढ़ी मैंने? ये थी PCO चला जी। और उस वक्त तो शायद ये था कि 9 बजे रात के बाद कॉल रेट हाफ हो जाएगी, क्वार्टर हो जाएगी। क्योंकि मेरे को याद है रिश्तेदार फ़ोन मारते थे 6 बजे के पहले कि हाफ रेट है। जी। और सुबह उठना पड़ता था बिल्कुल की विश लेने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ उसके बारे में। कुछ लोग फ़ोन करके जाते थे, पैसे नहीं देके जाते थे। अच्छा, हाँ, ये भी। तो अंकल रात को 10:30 बजे 11 बजे तो अकाउंट्स टैली करने के लिए आ जाते थे। तो जब वो टैली करते थे अकाउंट, तो कभी 5 रुपये कम हो जाते, बिकॉज डेली P&L होता है ना। तो
वो मेरे को बोलते थे बेटा कम है, तो मैं बोलता था लिख लो आप मेरे नाम पे, मेरी सैलरी से काट लेना, क्योंकि कोई उधार तो करके चला गया है। कुछ लोग आते थे वो लेके नहीं जाते थे, तो कभी कभी प्लस में आ जाता था अकाउंट, तो महीने के एंड में वो प्लस ही हो जाता था, तो फिर वो मेरे को मिल जाते थे एज अ वो आते होंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए। हाँ कैसे भी था, तो बातचीत करने आते थे तो वो मुझे मिल जाते। तो ऐसे मैंने P&L सीखा है कि P&L क्या होता है, कि प्लस और माइनस, और जो ईमानदारी से काम करोगे आप तो आपको कभी कुछ इशू आएगा नहीं लाइफ में। तो इसलिए मुझे आया नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लर्न मोर के आगे ऐसी क्या प्रेरणा जो आपके माँ बाप से, ग्रैंडफादर की तो आपने बात कही बहुत बेहतरीन, जो आपके ज़िंदगी का मंत्र है? देखिए मेरे पिताजी ने मुझे 2 ही चीज़ें सिखाई, ईमानदारी और मेहनत। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ईमानदारी और मेहनत करना। तीसरी चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई लेकिन मैंने सीख ली, कि हर इंसान के लिए है कि अपना ध्यान भी रखना चाहिए। कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना चाहता है, ईमानदारी से काम करना चाहता है, मैं ऐसा ही मानता हूँ, कुछ एक को छोड़ के। अगर आप मेहनत करते हैं और आप अपनी लिमिट भूल जाते हैं तो आपकी फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है। मेरा भी हुआ छोटा सा एक्सीडेंट, मतलब थोड़ा मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ख्याल नहीं रखा अपना, जी, फिजिकल हेल्थ कर लिया, तो उसके बाद मैंने कोर्स करेक्शन भी कर ली जी। तो मैंने इसको 8 साल पहले 9 साल पहले ये समझ लिया कि इंसान को अपनी बाउंड्री समझनी बहुत ज़रूरी है। तो वर्क के अलावा क्या करते हैं, क्या शौक है आपके? रीडिंग तो होगी, ये तो मैं समझ गया। वर्क के अलावा मेरे को फैमिली के साथ थोड़ा वीकेंड पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। फोर्सफुली करते हैं कि उस वहाँ भी फ़ोन लगे रहते हैं? सी मेरी किस्मत थोड़ी हैं तो कॉल तो आते रहते हो। मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी है, मुझे अच्छी फैमिली मिली, मेरी वाइफ और मैं हम 25-26 साल से साथ हैं। तो मेरी बड़ी बेटी जेन जी है, छोटी बेटी जेन अल्फा है, तो मेरे घर पे पूरा एंटरटेनमेंट है। तो मेरी वाइफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, उन्होंने शी इज़ फार्मासिस्ट। बेटियां लगाम लगा के रखती हैं। हाँ, तो मेरी वाइफ जो है फार्मासिस्ट है, शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट। तो मैंने घर पीछे मुड़ के देखा नहीं, जब काम करने निकले घर से तो शी मैनेज्ड हाउस, शी मैनेज्ड किड्स। पठानकोट जाते हैं तो क्या खाते हैं वहाँ जाके? भटूरे कुलचे और भटूरे। बहुत फूडी की डिलाइट है वो सिटी। या हम बिल्कुल फूडी हैं। सो फूडी हैं? या फूडी तो है ही। क्या खाते हैं? हम बस बाहर खाते हैं, सैटरडे संडे लंच, संडेज वेजिटेरियन है आप? जी। किस तरह का खाना पसंद करते हैं? चाइनीज ज़्यादा पसंद है। चाइनीज? जी। ट्रैवल वर्क के अलावा हम करते हैं साल में एक बार। अच्छा, साल में एक बार वी टेक द हॉलिडे। इतनी कम उम्र में आपने इतनी स्ट्रगल के बाद इतना कुछ अचीव कर लिया पंकज, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस बात की। और मैं ये मानता हूँ कि अभी आप में बहुत पिक्चर बाकी है। जी जी। और ये सिलसिला चलता रहेगा, हम फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सो मच, मेरे साथ बातचीत करने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।